हेलो एवरीवन, मैं विकास आप लोगों का स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है CGA 9th और हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और क्लास 10th का। और इकोनॉमिक्स के क्लास 10th वाले चैप्टर यानी पूरी का पूरी बुक में आपके 5 चैप्टर हैं। अब इन टोटल 5 चैप्टर, ध्यान रखिएगा ये आपके पूरे 5 चैप्टर हैं। इन 5 चैप्टर में से केवल आपको 4 चैप्टर को ही पढ़ना है, 4 चैप्टर्स को पढ़ना है। और लास्ट का जो चैप्टर्स है, आप लास्ट वाला जो चैप्टर है वो उस वाले ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। उसमें से कुछ कई सारे टॉपिक को डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने, तो आपके लिए और भी छोटा चैप्टर हो चुका है। बट सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट यानी एज ए उपभोक्ता, क्योंकि हम लोग किसी भी सामान का उपभोग करते हैं ना, चीजों को कंज्यूम करते हैं। एज ए कंज्यूमर हम लोगों के पास में कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, ये चीजें आपको किसमें बताता है, चैप्टर नंबर 5 में। ओके, बट वो आपका मैंने बताया ना, वो आपका पेपर में नहीं आता, ना यूटी में आता, ना किसी में। यूटी में कई बार आ भी जाता है, बट ये आपके लिए प्रैक्टिकल फाइन बनवाने के लिए आपके टीचर आपको देंगे। बाकी अगर समय मिला तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सभी के सभी लोग कंज्यूमर है ना। कंज्यूमर के नाते हमें अपनी अधिकार तो पता हो ना कि कौन सा प्रोडक्ट हमें गलती से हम उसका इस्तेमाल कर गए। अगर हमने इस्तेमाल कर दिया, सामने वाले जो दुकानदार ने हमारे साथ गलत किया, तो हमारे पास कौन सा अधिकार है हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकें। इसमें हम बात करेंगे सेंट्रल लेवल पे आपका एक कंज्यूमर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट है, स्टेट लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट है, उन सब के बारे में वहां पर चर्चा किया गया है। बाकी का अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर का नाम था डेवलपमेंट, विकास। उसमें बहुत सारी चीजों को हमने देखा, पढ़ा और समझा भी। अगर आप लोगों को पहले उस वाली वीडियो को देखकर आना है, शायद 3 उसकी वीडियो लगभग में बनी है, बहुत छोटी छोटी वीडियो में बनाता हूँ, आपको पता भी है, तो उसको पहले आपको देखकर आना है, फिर इस वाले चैप्टर पे आना है। उसको वीडियो देखने के साथ साथ आपको नीचे कमेंट भी करना है, क्या चीज आपको अच्छी लगे और क्या चीज आप चाहते हो वीडियो में सुधार हो, और कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा टर्म है जो आपको समझ में नहीं आए, आप उसे भी कमेंट में लिखोगे। मैं हर दिन कमेंट के नीचे जाकर देखता हूं किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है। ये बड़ा अच्छा मेथड रहता है अपने डाउट को सॉल्व करने का। मैं आपको उसी में ही लगभग में जवाब दूंगा। मुझे लगता है ज्यादा डाउट हो जाते हैं, उसके लिए एक डाउट सेशन कर दूंगा, एक अलग से वीडियो में आपको बना दूंगा। क्लियर हो यहाँ पर? बाकी का आज जो हमें चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी भाई किस सेक्टर में काम करती है ये, अलग अलग जगह पे कैसे काम करती है। उसको पढ़ने से पहले, उसको देखने से पहले हम समझ लेते हैं पहले क्या है। जब हम सेक्टर को बात करते हैं, इकोनॉमी रन कैसे करता है, तो इकोनॉमी को देखने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं, भाई ये इकोनॉमी अलग अलग प्रकार से होता है। कई बार हम इकोनॉमी को प्रोडक्शन के आधार पर बांटते हैं कि भाई ये निर्माण कहाँ पर हो रहा है, इसको बनाया कहाँ पर जा रहा है। दूसरा हम इसको बांट देते हैं इसके ओनरशिप के आधार पर, इसके मालिकाना हक के आधार पर। और तीसरा हम लोग बांट देते हैं इसके टाइप के आधार पर, इसकी प्रकृति के आधार पर। क्या होता है चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला मैंने आपको बताया प्रोडक्शन के आधार पर। किसके आधार पे? प्रोडक्शन के आधार पर, यानी कि इसके उत्पादन के आधार पर कि ये उत्पादन होता कैसे है। तो उत्पादन के आधार पर हम इसको कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं? प्राइमरी। दूसरे को सेकेंडरी, तीसरे को हम लोग बोलते हैं टर्सरी। यानी इस हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। दूसरे को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक, तीसरे को बोलते हैं तृतीयक। नाम से ही पता चल रहा है, बड़ा अच्छा, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इस आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। इसको हमें एक्सप्लेन करना भी, हम समझेंगे भी, एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा भी। दूसरा मैंने आपको बताया बेस्ड ऑफ ओनरशिप। किसके आधार पे? ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पे भी लगभग हम क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। जब ओनरशिप के आधार पे बांटते हैं तो इसमें हम लोग बात करते हैं, पहला आपका पब्लिक सेक्टर आता है। क्या आता है आपका? पब्लिक सेक्टर, जिसको हम सार्वजनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वजनिक, सार्वजनिक। और दूसरा आपका है प्राइवेट। और प्राइवेट को हम लोग क्या बोलते हैं? निजी। और तीसरा आता है जिसे हम पीपीपी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी पब्लिक प्राइवेट दोनों, सरकारी और निजी लोग दोनों मिलकर जब काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये पीपीपी बोलते हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरीके से हम इसे बांटते हैं। अब इसमें बांटने में क्या होता है, इसी जैसे हम लोग बोलेंगे सार्वजनिक, निजी और पार्टनरशिप को हम लोग साझेदारी बोलते हैं। तो ये आपके ओनरशिप के आधार पे हो गया।
तीसरा मैंने आपको बताया नेचर के आधार पर, किसके आधार पे, नेचर उसकी प्रकृति के आधार पर, वो किस प्रकार का है, काम कैसे होता है वहां, तो इसके आधार पर भी हम लोग बांट देते हैं। मैं नेचर लिख देता हूं, तो हम लोग इसको बांट देते हैं वर्क कल्चर, वर्क वहां पे कैसा काम हो रहा है, तो इसमें हम लोग एक को बांटते हैं ऑर्गेनाइज, क्या बोलते हैं हम उसे, ऑर्गेनाइज, एक को हम ऑर्गेनाइज, सॉरी हमें से संगठित, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, संगठित, और इंग्लिश में क्या दूसरा क्या बोलते हैं, असंगठित। संगठित, असंगठित, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दो अलग अलग भागों में से बांटते हैं। अब समझ लो मैंने क्या होता है, हमें ये नहीं देखना है कि कितने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, भाई सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को देखना पड़ेगा ना, किस सेक्टर की किस तरीके से आप बात कर रहे हो। यहाँ पे हमें तीनों ही पढ़ना है, तीनों को देखते हुए चलना है, कैसा है, पर ज्यादातर प्राइमरी फोकस हमारे प्रोडक्शन के आधार का रहेगा, किसका रहेगा, प्रोडक्शन के आधार पर हम कैसे बांटते इस पे रहेगा। सबसे पहला जो आपका बता रहा है कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो प्राथमिक सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर में हमें किन किन बातों का ध्यान देना है उसे भी देखते हुए चलेंगे। कह रहे कि भाई प्राथमिक सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर वो है जो सीधे हम लोगों को प्रकृति से, नेचर से मिल जाता है। कोई भी चीज ऐसा जो हमें सीधे डायरेक्टली नेचर से मिल रहा है वो आपके प्राइमरी सेक्टर में इटसेल्फ आ जाएगा। जैसे कि आपने देखा हम अनाज उगाते हैं वो भी प्राइमरी इसी से मिल रहा है, आपके फल पेड़ वगैरह हो गए वो भी मिल रहा है। कई बार हम इससे अनाज तक सीमित हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर मतलब, तो एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। हमने मुर्गी पालन किया, और कई बार हम लोग कई सारे माइंस एंड मिनरल्स को भी जमीन में से निकालते हैं, वह भी किस में आ जाएगा, आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। तो वो सिंपल सा आपको सारी चीजों को साइड में रख के केवल इतना ध्यान रखना है, वह चीज जो सीधा आपको प्रकृति से मिल रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर। ओके, दूसरा है आपका सेकेंडरी यानी द्वितीयक हम जिसे बोलते हैं। अब प्राइमरी से लेने के बाद जो चीजें प्राइमरी में आपकी बनी है उसको ले जाने के बाद यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों में लगभग में रखकर हम लोग क्या करते हैं, बड़े उद्योगों में रखने के बाद उसे और भी मूल्यवान बनाते हैं, इसमें वैल्यू ऐड करते हैं, जिसे मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसे विनिर्माण कहते हैं। पहले से बन रखा था, यहाँ मैंने बताया यहाँ पे आलू आपका बना हुआ था, आप फैक्ट्री में ले गए, वहां से आलू से आपने क्या बना दिया, चिप्स, यानी आलू से ज्यादा महंगा आपका चिप्स बिकेगा। यानी ये जो यहाँ पे ले जाने के बाद फैक्ट्री में आपने उसका वैल्यू एडिशन किया, उसको मैन्युफैक्चर आपको बनाने का आपने किया, वो सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक में बनता है। इसमें प्राइमरी वाले में ज्यादातर इसमें हिस्सा जो रहता है आपका एग्रीकल्चर का आता है, इसलिए इसे कृषि सहायक, कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। इसको हम उद्योग यानी इसमें इंडस्ट्री ज्यादा आता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। और जो थर्ड वाले की मैंने आपको बात की है ना, ये आपका तृतीयक है, जिसे हम टर्सरी बोलते हैं। रियल में ये कुछ काम नहीं, मतलब कहने वाले किसी प्रकार का प्रोडक्शन निर्माण नहीं करता है। थर्ड वाला किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, बट ये काम क्या कर रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, इन दोनों में मदद पहुंचाने का कार्य कर रहा है। मदद कैसे पहुंचा रहा है, भाई आलू मैंने बताया मेरे खेतों में आलू होगा, उस खेतों से आलू आपकी फैक्ट्री तक जाएगा कैसे, तो फैक्ट्री तक ले जाने के लिए जिस ट्रक का हमने इस्तेमाल किया, वो ट्रक आपका क्या कहलाएगा, थर्ड सेक्टर में आपका वो ट्रक आएगा। वो किस में आएगा, आपका थर्ड सेक्टर में। कई बार आलू को हमने क्या किया, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, गेहूं को हमने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। कोल्ड स्टोरेज वाला किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं करा, बट आपके आलू को उसने बचा कर रखा, वह भी थर्ड सेक्टर में आएगा। कई बार हमको पैसा चाहिए तो पैसा लेने के लिए हम बैंक चले जाते हैं, बैंक भी आपका थर्ड सेक्टर में आएगा। LIC एजेंट भी थर्ड सेक्टर में, यहाँ तक कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं खुद भी थर्ड सेक्टर में आऊंगा। किसी भी चीज का निर्माण नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो वही चीज है कि जिस चीज में किसी चीज का निर्माण ना हो, केवल हेल्प कर रहा है, आपकी सहायता कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, वो आपका थर्ड सेक्टर में आ जाता है। इसलिए इसे कई बार हम सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो ये कुछ आपका मैंने आपको बताया, ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन था, क्या क्या इन सब चीजों में होता है। आपकी बुक में भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं, और बाकी का एक आध नंबर में पूछा जाता है। एक कोई दे देगा MCQ में, चार उसमें ऑप्शन है, कहेंगे कौन सा प्राइमरी में आता है, कौन सा सेकेंडरी में, कौन सा टर्सरी, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में कौन सा आता है, आपको बड़ी आसानी से आप बता दो। क्लियर हो यहाँ तक, तो ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ओके, अब ये कह रहे हैं कि सेकंड ध्यान देना, इसमें हम लोग 4-5 टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, तीन क्षेत्रों की तुलना कैसे करेंगे। भाई 3 सेक्टर मैंने बात किया, इन तीनों सेक्टर की तुलना कैसे करते हैं, हम कैसे एक दूसरे का कंपैरिजन कैसे करेंगे। सबसे पहला हम गणना कैसे करते हैं,
गणना कैसे करते हैं, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि भाई प्राइमरी सेक्टर में इतने का उत्पादन हुआ है, तो क्या मैं सब एक एक आलू को गिनूंगा क्या कि भाई एक आलू, चलो एक एक आलू गिनते चले जाऊं, भाई इतने में एक यानी कि 15 करोड़ आलू इनके खेत से निकला है। हम ऐसा नहीं देखते हैं, हम सबसे पहले आलू की कीमत देखते हैं और कितने किलो आलू है, कीमत को जितने किलो रहेगा, केजी रहेगा, टन रहेगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आपको प्रोडक्शन का आ जाएगा। जैसे एक नारियल की कीमत आपका 10 रुपए, आपने 4000 नारियल लेकर आए हो तो 4000 मल्टीप्लाई 10 तो 40,000 रुपए आपने नारियल से कमाया। यानी एक एक वस्तु को ना देखकर उस वस्तु को आपको कैश में कन्वर्ट करोगे, पहले पैसे में कन्वर्ट करोगे, जितना आपका वस्तु उसके एक जो प्राइस रहेगा उसे मल्टीप्लाई करके हम उसकी कीमत निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। इससे हमें कीमत निकालना थोड़ा आसान रहेगा, नहीं तो एक एक वस्तुओं को गिनना बहुत भारी हो जाएगा, बड़ा मूर्खता भी रहेगा एक एक को गिनना। क्लियर यहाँ तक? तो यही पता चल गया ना हम इससे कैसे गणना करते। दूसरा है अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता। एक बार हाँ ध्यान रखिएगा, ज्यादातर हम किसको शामिल करते हैं, हम केवल अंतिम मूल्य की चीजों को ही शामिल करते हैं। अंतिम मूल्य क्या होता है भाई, ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, इस मार्कर की बाजार में मूल्य जो मुझे मिलता है, बाजार में जो मैं खरीदता हूं, मैं 25 रुपए का खरीद कर लाता हूं। बट ये जो फैक्ट्री में बनता होगा 25 रुपए का तो नहीं बनता होगा ना, फैक्ट्री में शायद 15 रुपए में बना, सरकार ने 5 रुपए इस पे टैक्स लिया और अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह एक रुपए लेकर लगभग में 25 रुपए का मेरे हाथ में आया। मेरे हाथ में जब 25 रुपए का आया ना, तो 25 रुपए जो है ना, इसका अंतिम मूल्य है। अपनी जीडीपी में इस 25 रुपए को जोड़ा जाएगा, ना कि एक एक लेवल पे जो जितनी चीजों का हुआ उसको, क्योंकि उससे हमेशा बढ़ी हुई चीजें नजर आएगी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। मैंने बताया कि कोई किसान था, क्या था, इधर कोई किसान था। किसान ने क्या किया ना कि किसान एक इनके पास, अब देखिए कीमत मैं अपने हिसाब से एज्यूम कर रहा हूं, मत करना इतना सस्ता इतना महंगा क्यों कर रहे हो, समझने के लिए बता रहा हूँ। किसान ने क्या किया ना, एक जो गेहूं था उसने 8 रुपए किलो गेहूं क्या करता है, वो बेच देता है। 8 रुपए किलो गेहूं बेच देता है। 8 रुपए किलो जब गेहूं बेचता है तो किसको बेचता है, ये मिल मालिक को बेचता है। जो मिल मालिक जो लगभग में क्या करता है, उसमें मिल मालिक को बेच देता है। जो गेहूं का लगभग में क्या करता है, आटा बनाकर, आटा बनाने के बाद लगभग में क्या करता है, यह मिल मालिक कितने में, ये मान के चलते हैं 10 रुपए केजी में ये लगभग में बेच देता है, 10 रुपए केजी में बेच देता है। अब जैसे ही लगभग में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलकर एक फैक्ट्री वाले ने, बिस्किट फैक्ट्री वाले ने खरीद लिया, बिस्किट फैक्ट्री वाले ने खरीदा और उससे 1 किलो आटे से ही बिस्किट बना लिया और उस बिस्किट को बनाकर मार्केट में बेचकर कितने रुपए कमा लिए, 50 रुपए कमा लिए। कितने रुपए कमा लिए उसने, 50 रुपए मार्केट में बेचकर कमा लिया। तो अब क्या होगा, हम लोग देखेंगे 10, 8, 18, 50 लगभग में कितना हो जाएगा आपका 68 रुपए हम लोगों को नजर आएगा कि भाई यहाँ पर जो पैसों का कार्य हुआ है, जो आपका इकोनॉमी रन कर रहा है, तो पूरा अंत में आपका 68 रुपए का उत्पादन हुआ है। क्या रियल में 68 का प्रोडक्शन हुआ है? क्यों, दिक्कत क्या है समझना, क्योंकि भाई इस 50 रुपए में आपका ये 10 रुपए, 8 रुपए तो पहले से जुड़ा था ना, इस 10 रुपए में आपका ये 8 रुपए तो पहले से जुड़ा है। इसका मतलब आपने इस 50 रुपए में दोबारा से इन दोनों को जोड़ दिया, जो कि सच में जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 50 रुपए में पहले से ही जुड़ रखा है। क्या जब कभी हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर लगभग में जो इलाज का हमसे मांगते हैं, तो इलाज का हम एक बार में लेते हैं, तो क्या डॉक्टर बाद में मांगता है कि चलो मेरा अलग से निकालो पैसा? या मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल लेने के बाद वो लगभग बोलता भाई 10,000 का फोन है, 10,000 दे देते हैं। या कहीं बोलता भाई कैमरे का दो भाई, इसमें कैमरे का दो, बैटरी का अलग से पैसा मांगता है। क्या उन सबका एक बार में जोड़कर हमसे पैसा ले लेता है वो? द सेम इसी तरीके से आपका 50 रुपए में इन सब का मूल्य भी जुड़ा हुआ है। यानी रियल में जब हम कभी भी जीडीपी को काउंट करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को काउंट करेंगे, उसमें हम इस अंतिम मूल्य को काउंट करेंगे कि 50 रुपए है, ये उपभोक्ता कंज्यूम करने के लिए से ले जा रहा है। इन सब में वैल्यू ऐड होते जा रहा है। या तो हम लोगों को जीडीपी में शामिल करते समय ये 50 रुपए को सीधा शामिल कर लेना है, या तो हम क्या करेंगे, हर एक स्टेज पे जितने का वैल्यू एडिशन हुआ है हम उसको देखें। क्या देखेंगे हम? वैल्यू एडिशन को देखेंगे। हमने देखा यहाँ पर कितने का वैल्यू एडिशन हुआ है भाई, यहाँ पर तो 2 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ है। कितने का हुआ वैल्यू एडिशन? 2 रुपए का हुआ, क्योंकि प्राइमरी, इसको हमें नहीं पता ना आगे कितना था, तो हमने इसे प्राथमिक चीज माना कि भाई 8 रुपए से ऊपर जाके 2 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ, और यहां से यहां तक में कितने का वैल्यू एडिशन हुआ है आपके 40 रुपए का।
यानी हर एक स्टेज में कितने का मूल्य वृद्धि हुआ है, या तो हम उसको देख लेते हैं या तो अंतिम वस्तु को भी देखकर काम चला लेते हैं। तो वैल्यू एडिशन हुआ है तो कैसे 8 और 2 आपका 10 और लगभग में क्या 40, टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा 50 रुपए। दोनों ही में वही आएगा। या तो हम डायरेक्टली क्या देख लेंगे, आपका जितने का अंतिम मूल्य सीधा हमने फिर काउंट कर लिया, या तो हम लोग क्या करेंगे, या तो फिर हमने क्या कर दिया, ये पूरा का पूरा हमने हर एक स्टेज पे मूल्य वृद्धि करके देख लिया, समझ गए। तो समझ में आपको। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा मेथड आपको सही लगा, ये लास्ट वाली चीजों को काउंट कर लेना सीधा, कि एक एक स्टेज में जितने का मूल्य जितने का वैल्यू एडिशन हुआ उसको देखना। हाँ सही कहा आपने, या आपको पहला वाला सही है, लास्ट वाले को काउंट कर लेते सीधा। क्यों इतना माथा पीछे करना है, इतना ज्यादा क्यों समय गंवाना अपना। इसलिए जब कभी भी हम जीडीपी की काउंट करते हैं, जीडीपी में बोला जाता है कि हमें तीनों ही सेक्टर के अंतिम उत्पाद को काउंट करते हैं, अंतिम उत्पाद को नहीं, फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं। फाइनल गुड्स का मतलब उसके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं करना है। अगर मैं ये मार्कर खरीद रहा हूं तो ये फाइनल गुड्स है, अगर यही मार्कर एक बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर खरीद रहा है वो फाइनल गुड नहीं है। मैं आटा खरीद के ला रहा हूं अपने घर में तो फाइनल गुड है, बट वही एक समोसा वाला आटा लेकर जा रहा है तो फाइनल गुड नहीं है। मैं अगर मैदा लेकर आ रहा हूं अपने घर में तो फाइनल गुड है, बट वही मोमोस वाला मैदा लेकर जा रहा है तो फाइनल गुड नहीं है। इसका मतलब जिसको कंज्यूम करने के लिए आप लेकर जाओगे तो आपका वो फाइनल गुड कहलाएगा। अगर आपने उसके अंदर फिर वैल्यू एडिशन करके उसे बेचने का प्रयास किया वो फाइनल गुड नहीं कहलाएगा, वो अभी तक इंटरमीडिएट गुड है, मध्यवर्ती वस्तु है, जिस कारण से उसमें हम जीडीपी के दौरान में उसको काउंट नहीं करते हैं। तो यही बता रहा है कि अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है, अगर अंतिम मूल्य को नहीं करेंगे तो दोहरी गणना का दिक्कत हो जाएगा, डबल काउंटिंग की दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ डुअल काउंटिंग, क्योंकि हमने 2 बार काउंट कर लेंगे ना, हम इसको भी काउंट कर रखा। पहली बात तो इस 10 में ये 8 पहले से जोड़ रखा है और इस 50 में ये 10 और 8 दोनों जोड़ रखा है, हम इसको 2 बार काउंट करते चले जा रहे हैं, जिस कारण से ये गलत है, ये गलत हो जा रहा है। जो हमें दिखा रहा है जीडीपी 68 रुपए बढ़ा हुआ दिखा रहा है, इसलिए रियल में आपका 50 रुपए ही है केवल। यहां तक समझ में आया? ओके, अगर हम देख लिया तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऐतिहासिक परिवर्तन। ऐतिहासिक परिवर्तन का मतलब है कि भाई ये किस तरीके से ये इनमें परिवर्तन होता चला है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कैसे कैसे सिचुएशन आया, ये बदलता चला गया। कोई भी देश है आज किसी भी सेक्टर पे वो काम कर रहा है, बट शुरुआत उनका कहां से हुआ है? प्राइमरी से। पहले खाना पीना तो खाएंगे ना, जो चीजें आ रही है आपके खाने पीने को सीधा प्रकृति से ही तो मिल रही है, अनाज तो प्रकृति से आ रहा है। इसका मतलब कोई भी देश रहे अपने प्राचीन काल में शुरुआत उसका प्राथमिक से होता है, प्राइमरी से होता है। प्राइमरी से शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे कई लोग अलग अलग सेक्टर में कूद जाते हैं। जैसे चाइना है, प्राइमरी से करने के बाद सीधा वो किस में कूद जाता है? वो सीधा चले जाता है आपका सेकेंडरी में। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रखा है चाइना। चाइना जो है कोरोना का पिताजी, तो कोरोना के जो पिताजी हैं उन्होंने सबसे बड़ा वो इंडस्ट्रियल हब है, हर एक प्रकार की वस्तु वहां बनती है। अभी आपको पता है चाइना अमेरिका के बीच में दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेड वॉर चल रहा है, अमेरिका के लोग चाइना के खिलाफ होते जा रहे हैं। तो अमेरिका के लोग चाइना के खिलाफ हो रहे हैं, तो चाइना ने उन अमेरिकन के लिए बाइकॉट चाइना नाम का टी शर्ट बनाया, कि चलो इसमें भी इस अवसर में हम कुछ कमा लेते हैं। ऐसे इंडिया में उसने बहुत बार किया है। ओके, तो वही मैंने आपको बताया कि भाई इसमें क्या होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप लगभग में बढ़ते हैं, यानी पहले कोई प्राइमरी में बढ़ रहा है, प्राइमरी शुरुआत सबकी प्राइमरी से होगी, प्राइमरी से कोई सेकेंडरी में जा रहा है तो कई सारे लोग सीधा छलांग लगा के टर्सरी में सीधा चले जा रहे हैं, थर्ड में सीधा कूद जा रहे हैं। और जब थर्ड में कूद रहे हैं, थर्ड में कूदने वाला कौन है? इंडिया है। भारत ने सीधा किसमें छलांग लगा लिया? आपके थर्ड सेक्टर में भारत ने सीधा छलांग लगा लिया। और थर्ड सेक्टर में लगाने के बाद वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में तो आपको हमें पढ़ना, आगे देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा अभी सब चीजों को। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत में फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो क्षेत्र है वो काम कैसे करते हैं। और एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन है कि थर्ड सेक्टर का बढ़ता महत्व। आज के समय में जो आपका टर्सरी है ना वो तेजी से बढ़ रहा है भारत में, तो मैंने बताया बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब बहुत तेजी से टर्सरी बढ़ रहा है उसके पीछे कारण क्या है, वो कारण भी हमें जानना है। तो कारण क्या जानने का? सबसे पहला है भाई कि भारत एक क्या है? डेवलपिंग देश है। कैसा देश है भारत? डेवलपिंग देश है, विकासशील देश है भाई। कैसा देश है भारत? एक विकासशील देश है। जो विकासशील देश रहते हैं इसमें काफी हद तक अभी सुविधाओं में खर्च करना होता है।
हमें LIC एजेंट, हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करना है, हमें MCD वाले काम करते हैं, बहुत सारी जगहों पर काम हो रहता है। ये सारे काम कौन करते हैं? हमारी सरकार करती है, और ये थर्ड सेक्टर के काम है। और ये कौन काम करती है? आपके गवर्नमेंट करती है, जिस कारण से थर्ड सेक्टर का जो महत्व रहता है धीरे धीरे बढ़ता रहता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई जब प्राथमिक बढ़ेगा एंड आपका सेकेंडरी बढ़ेगा तो अल्टीमेट आपका थर्ड तो बढ़ेगा ही ना। यानी अपने ज्यादा आलू का उत्पादन किया तो 2 ट्रक की जरूरत पड़ेगी, आपने ज्यादा चिप्स बना दिया फिर दोबारा बाजार में लाने के लिए और ज्यादा ट्रक की जरूरत पड़ेगी। यानी प्राथमिक या सेकेंडरी जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे ही टर्सरी भी बढ़ता चला जाएगा। अब तीसरी जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर तीसरा क्या होता है? तीसरा मैंने आपको बताया कि भाई ध्यान देना, आज के समय में जैसे जैसे ये उपभोक्तावादी समाज में लोगों की इनकम बढ़ रही, लोग अलग अलग जगहों पे पैसा खर्च करने लग जा रहे हैं, कभी किसी पे कभी हर एक जगह पे पैसा खर्च कर रहे हैं, कभी घूमने के नाम पे, कभी मूवी के नाम पे, कभी कैंडल डिनर पता नहीं क्या। हमारे घर में तो पहले कैंडल डिनर होता था, लाइट चली गई कैंडल जला के हम डिनर करते थे, शायद उसको तो नहीं कहते होंगे, शायद कैंडल डिनर हो गया। तो ये सारी चीजें लगभग में आप समझ रहे हो किसमें? ये आपके थर्ड सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ थर्ड सेक्टर में है। घूमने जा रहे हैं, मॉल में घूमने जा रहे हैं, होटल में रहने जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। ये जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, आप इन सभी चीजों पे पैसा खर्च करते चले जाओगे। यानी आज लोगों का इनकम बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, लोग जा रहे हैं घूमने। पहले तो हमारे घर में तो ऐसा कभी होता नहीं था, आपको ही पता है कि जब घूमने के नाम पे हम नानी के घर घूम के आ गए, बस इतना ही होता है। बाकी बहुत अच्छा ही रहता है। रियल में देखा जाए इकोनॉमी के हिसाब से, ये तो मजाक के लिए मैंने बोला, इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो घूमना हमारे लिए बड़ा जरूरी रहता है। जितना ज्यादा हम एक एक जगह पे घूमेंगे, आएंगे जाएंगे, एक तो हमारे अंदर नॉलेज भी बढ़ता है, दूसरी उस इलाके की इकोनॉमी भी रन करती है। आप पैसा दबा के चलोगे ना, आपका देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। जितना हो सके हमें खोलकर पैसे खर्च करने चाहिए, बट सेविंग के साथ में। आसान है कि पूरा का पूरा लुटा दी, बाद में पता ही नहीं बोलोगे हमारे सर ने बोला था कि पैसा हमें खर्च करना चाहिए। तो ऐसा नहीं, कुछ अपने पास सेव भी करना है। ओके, अभी वही मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी तो आय बढ़ने के कारण थर्ड सेक्टर की डिमांड बढ़ती चली जाती है। अब फोर्थ में मैंने आपको बताया, भाई आज के समय में देखोगे ना, आज आपका क्या है? AI का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज जैसे जैसे नए नए टेक्नोलॉजी में पैसा हम खर्च कर रहे हैं, भाई थर्ड सेक्टर पूरा का पूरा आपके टेक्नोलॉजी, आपका तकनीकी वाला है। तो ज्यादातर चीजें जब तकनीकी वाला है, टेक्नोलॉजी वाला है, जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो अल्टीमेट आपका थर्ड सेक्टर भी बढ़ेगा ना। घर बैठे बैठे आज टीचर ऑनलाइन एजुकेशन, मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा पा रहा हूँ ना, ये किसके कारण? टेक्नोलॉजी के कारण संभव हो पाया है। तो ये सारी चीजें, जैसे यही 4 चीजें, इन चारों के कारण लगभग में क्या होता है कि आज थर्ड सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बाकी के कुछ ये पॉइंट और भी बचे हैं जिसको हम अगली क्लास में, क्योंकि ज्यादा मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। जाते जाते आपके लिए संदेश, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि हर महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।